friends, and welcome back to this session of my English class. Today we are going to read the continuing part of Water, Water Everywhere. ये जो चैप्टर हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज और हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि पानी पानी हर जगह। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एक स्कूल के हेडमास्टर अपने स्कूल के बच्चों को किस तरह से अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बाढ़ से रिलेटेड, आपदाओं से रिलेटेड, कि कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कहाँ जाना चाहिए, तो ये सब जानकारियां देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि बच्चे जानना चाहते हैं बाढ़ के रीजंस क्या है, बाढ़ के कारण। तो पहले तो जो रीजन है वो प्राकृतिक जो रीजन है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो मनुष्य जो करते हैं उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। तो वो कैसे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई हुई, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन यानी बांध का जो काम है, बांध जो बनते हैं उसमें अगर गलत तरीके से बांध बंधा हुआ है, उसमें गलत सामान यूज हुआ है तो उससे बांध गिर जाते हैं जिससे बाढ़ आती है। और ऐसे ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स यानी कि तटबंधों में दरार जब आती है, तो ये सब जो है मानवीकृत रीजंस है बाढ़ आने के, फ्लड आने के। ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स, रिचा पूछती है कि ये क्या है, तटबंधों में दरार, ये क्या होता है। Yes, nowadays pressure of transport routes like railway near river banks causes breach in the embankments. It is also a cause of flood. तो ये बता रहे हैं कि ये भी एक बाढ़ का मुख्य कारण है। कैसे? तो बताते हैं यस, यानी कि हाँ, nowadays आजकल प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स, तो जैसे कि जो रेलवेज वगैरह हुए, जो ट्रांसपोर्ट यातायात के जो साधन है हमारे, उनका जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है नियर रिवर बैंक्स यानी नदियों के किनारे पे, तो उनके वहां पे जो ये यातायात के साधनों का जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि रेलवे ट्रैक हुआ, ये सब जो बनता है, इसके कारण जो है ब्रीच इन एम्बैंकमेंट्स होता है, यानी तटबंधों में दरार पड़ती है, क्योंकि ये नदी के किनारे पे होता है सब। इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड, तो ये भी बाढ़ का एक कारण है। मैक पूछती है, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस। तो मैं कहती कि सर, फ्लड्स का यानी कि बाढ़ का हमारे जीवन पे, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। हेडमास्टर कहते हैं कि देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। तो कहते हैं कि देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, यानी कि ऐसे कई कुछ जो है इल इफेक्ट्स होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, विनाश, किसका विनाश, जीवन का विनाश, कई लोग अपने जान से हाथ धोते हैं इसमें। एंड प्रॉपर्टी, और इसके साथ ही डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जो धन संपत्ति होती है वो भी सारी नष्ट हो जाती है इसमें। तो ये इसके प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स, और इसी तरह से महामारी जो होती है, एपिडेमिक्स यानी महामारी जो होती है, वो भी बाढ़ वगैरह के बाद आती है। सर व्हाट आर एपिडेमिक्स। कपिल पूछता है कि सर ये एपिडेमिक्स या फिर महामारी, इसका क्या मतलब है। हेडमास्टर बोलते हैं, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीजेस which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air. तो उनको समझाते हैं कि एपिडेमिक्स यानी कि जो महामारी होती है वो क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ऐसे रोग होते हैं जो इन्फेक्शियस, एक से दूसरे को लगने वाले, संक्रामक रोग होता है, जो कि स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या में फैलता है, बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। किसके जरिए से, जो प्रदूषित, दूषित जो होता है, दूषित, कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित, दूषित पानी, खाना या फिर हवा, इसके द्वारा और लोगों में फैलता है। भावना, ओह दैट्स व्हाई वी हैव कॉलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। तो भावना कहती कि ओ अच्छा, तो इसी वजह से हमेशा हर साल बारिश के बाद हम सबको हमें कॉलेरा, मलेरिया, डायरिया, ये सारे रोग होते हैं, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। हेडमास्टर कहते हैं यस, एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। तो वो बताते हैं कि हाँ, और इसी तरह जो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मृदा क्षरण या फिर मृदा अपरदन, जो भी आप कहें, तो जो सॉइल इरोजन होता है ये भी एक जो है दुष्प्रभाव होता है फ्लड्स का, यानी कि बाढ़ का। आशीष, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस। तो आशीष पूछता है कि सर, जब हमारे सामने बाढ़ की स्थिति आती है तब
हमें क्या करना चाहिए? हेडमास्टर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली। वो उनको समझाते हैं कि हमेशा जो है आपको एक नजर रखनी चाहिए वाटर लेवल पे, यानी कि पानी का जो स्तर होता है ऑफ द रिवर, नदी या फिर जो स्ट्रीम होती है यानी कि छोटी नदी जो होती है, तो उसका जो पानी का स्तर है उस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, खास करके जब ज्यादा तेज बारिश हो रही हो तब। विजेंद्र पूछता है कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल? तो विजेंद्र कहता है कि क्या हम पानी के पास, नदी के पास जा सकते हैं वाटर लेवल को देखने के लिए, पानी का स्तर चेक करने के लिए? हेडमास्टर कहते हैं नो नेवर डू इट। देखिए नहीं, ऐसा कभी मत करना। इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए जो है रिस्की हो सकता है। रिस्की मतलब क्या होता है कि घातक हो सकता है ना, तो इसमें रिस्क है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। इसके लिए जो वॉचमैन रखा होगा, गार्ड रखा होगा, या फिर जो व्यक्ति इस ड्यूटी के लिए जिसको रखा होगा, वो उसको ही ये काम करना चाहिए। बच्चों को कभी भी नदी के पास ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। निशा पूछती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउन्ड। तो निशा कहती है कि सर पिछले साल जो है कुछ बच्चे पास के गांव के जो है उस स्ट्रीम के पास, यानी नदी के पास, जो छोटी सी नदी नहर थी उसके पास गए थे और उसमें से एक बच्चा जो है ड्राउन हो गया, यानी कि डूब गया था। हेडमास्टर यस इट वाज हॉरिबल। तो कहते हैं हाँ, वो बहुत ही भयानक था। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम। तो वो समझाते हैं कि इसीलिए हमेशा एक जो है सुरक्षित दूरी बना के रखनी चाहिए जहां भी बाढ़ आई हो, ऐसी नदी में या फिर नहर में। पप्पू सर what should we do when the watchman informs us that the situation is getting worse or alarming? तो पप्पू पूछता है कि सर हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन जो है वो हमें इन्फॉर्म करता है, वो हमें बताता है कि अब जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो और ज्यादा खराब हो रही है या फिर अब चेतावनी वाली स्थिति है। तो हेडमास्टर कहते हैं नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कोप विद द सिचुएशन। वो समझाते हैं कि अब आपको जो है अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको जो बहुत ही अति आवश्यक जो अरेंजमेंट्स है, व्यवस्थाएं हैं, वो करनी होंगी ताकि आप इस परिस्थिति का सामना कर सके और इसको फेस कर सके। रचना पूछती है व्हाट आर दे, ये क्या है, इसमें मतलब क्या कर सकते हैं? हेडमास्टर कहते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो वो कहते हैं कि सबसे पहली बात कि किसी भी तरह की सर्कमस्टेंस हो, सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। आशु यस सर, हाँ सर। हेडमास्टर कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और कोशिश करो कि अपने पेरेंट्स की, माता पिता की मदद करो। शुभम पूछता है हाउ कैन वी हेल्प देम, कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? If your house is in danger, move out immediately to a safe distance. तो हेडमास्टर कहते हैं कि अगर आपका घर खतरे में है तो सबसे पहले तुरंत जो है किसी दूर और सुरक्षित जगह पे आप चले जाइए, मतलब घर छोड़ के सुरक्षित जगह पे चले जाइए। तो बच्चों आज तो हम इतना ही सेशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो चैप्टर का बाकी है दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेट्स लर्न, यानी कि आओ सीखें इसकी एक्सरसाइज से। रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट एंड और एज लिंकर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो दो सेंटेंसेस दिए हैं हर जगह, उसको हमें फिर से लिखना है इन लिंकर्स, यानी कि जोड़ने वाले जो शब्द हैं। ऑल दीज आर कंजंक्शंस, एंड, बट, और, ये तीनों हमारे कंजंक्शंस हैं। तो इनका यूज करके हमें जो है क्या करना है, इनको सेंटेंसेस को जोड़ना है। देखिए गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, यानी कि मुझे एक पेन दो, मुझे एक पेंसिल दो। एंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एंड का मतलब होता है और, जो हम हिंदी में और बोलते हैं। मुझे ब्रेड और बटर चाहिए, तो वहां पे हम एंड, आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर, ओके। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, हिंदी में जो हम लेकिन बोलते हैं। और, ओ आर, और का मतलब या, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे चाय या कॉफी कुछ भी नहीं पसंद है, अगर हम ऐसा कहें तो और यानी या। So give me a pen, give me a pencil, मुझे एक पेन दो, मुझे एक पेंसिल दो। Give me a pen or a pencil, तो मुझे एक पेन या एक पेंसिल दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, और के बाद पहला सेंटेंस तो वैसा का वैसा लिखा। जो वर्ड्स हमारे यहाँ पे जो है पहले आ चुके थे, गिव मी,
ये दोनों शब्द यहाँ भी थे, तो इसलिए इनको हमने नहीं लिखा, अ पेंसिल लिखा। अ क्यों लिखा? क्योंकि एक की बात हो रही है, इसलिए अ पेंसिल, अ भी लिखना जरूरी है। तो मुझे एक पेन दो या पेंसिल दो। सेकेंड है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। तो जहां पे विरोधाभासी होता है ना, दो सेंटेंसेस से विरोधाभासी, तो वहां पे बट लगता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करता है। ही गेट्स अ लो सैलरी, वो बहुत, उसे सैलरी बहुत कम मिलती है, यानी इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे सैलरी कम मिलती है। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट्स अ लो सैलरी, तो वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन एक उसको जो सैलरी है वो कम मिलती है। तो अब यहाँ पे ही जो है फिर से रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने नहीं लगाया। थर्ड है, हरी अप यू विल बी लेट। हरी अप यानी जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। तो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, है ना। वैसे ही बोलते हैं ना, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम और लगाएंगे, ठीक है। हरी अप और यू विल बी लेट, नहीं तो, या फिर या तुम्हें देर हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, वी नॉक्ड एट द डोर, नो वन आंसर्ड। हमने दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो हमने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया, ऐसे ही बोलोगे आप हिंदी में। सो वी नॉक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर्ड। अब आप ये देख सकते हो कि पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे आया है, और यहाँ पे नो वन आंसर्ड भी हमने वैसे ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। इसीलिए एक चीज ध्यान देने की जो है कि अब जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो तो बीच का फुल स्टॉप हट जाएगा, और जो सेकंड सेंटेंस का कैपिटल लेटर है वो भी हट जाएगा अगर यूज हो रहा है तो। मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक, यानी कि आदमी ने फायर का, आग का आविष्कार किया और उसने खाना बनाना सीखा। तो और अब देखा आपने, मेरे मुंह से अपने आप ही और निकल गया। सो मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक, ठीक है। फिर है, ही इज स्लो, ही इज श्योर। ही इज स्लो बट श्योर, यानी कि वो धीमे है, ही इज स्लो, वो बहुत धीमे, कोई कोई लोग होते हैं ना धीमे काम करते हैं। ही इज श्योर, लेकिन वो श्योर यानी क्या, जब आप किसी चीज में श्योर होते, पक्का है कि आप कर सकते हो। सो ही इज स्लो बट श्योर, स्लो है वो लेकिन वो पक्का है कि वो काम कर लेगा। संजना वर्कड हार्ड, शी वन अ स्कॉलरशिप। संजना ने बहुत मेहनत की और एक स्कॉलरशिप उसे मिली, यानी छात्रवृत्ति। संजना वर्कड हार्ड एंड वन अ स्कॉलरशिप। तो ही, शी, इस तरह के शब्द हमारे सेकेंड टाइम में बदल जाते हैं, हट जाते हैं। मतलब प्रिया कैन कम अर्ली, रेशमा कांट कम अर्ली, यानी कि प्रिया जल्दी आ सकती है लेकिन रेशमा जल्दी नहीं आ सकती। तो लेकिन यानी बट, प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट। अब देखिए कम अर्ली हमने यहाँ पे हटा दिया, कम अर्ली है पहले से, कम अर्ली यहाँ पे। सो इसलिए मेनली हमारा क्या होता है, इसके पीछे का जो पर्पस होता है कि हम सेंटेंस को छोटा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक हम लगा के वर्ड, उसको सेंटेंस को हम छोटा कर रहे हैं। अबू शुड गो होम अर्ली, हिज मदर विल बी वरीड। अबू को घर जल्दी जाना चाहिए, वरना उसकी माँ जो है चिंता करेगी, है ना। तो और जो शब्द है इसका कई अलग अलग जगह पे देखिए आप, अलग अलग इसका यूज हो रहा है। यहाँ मैंने क्या कहा, वरना। तो अबू शुड गो होम अर्ली, अबू को जल्दी घर जाना चाहिए, और हिज मदर विल बी वरीड, तो वरना उसकी माँ चिंता करेगी। सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर, सुनील को कंप्यूटर चलाना सीखना चाहिए। सुनील विल नॉट गेट अ गुड जॉब, तो सुनील को अच्छी जॉब नहीं लगेगी, सुनील को कंप्यूटर सीखना चाहिए, नहीं तो, या फिर वरना उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर और ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो यहाँ देखिए सेकेंड टाइम में सुनील लिखा था, इसको हमने ही से हटा दिया है। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि और विल नॉट किसको नहीं मिलेगी, और ही विल नॉट गेट, ठीक है। अब है सेकेंड एक्सरसाइज प्रीफिक्सेस की। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीफिक्सेस यानी कि क्या होता है, एक आपने हिंदी में प्रत्यय, उपसर्ग ये सब पढ़ा होगा, तो वैसे ही प्रीफिक्स यानी कि जो वर्ड के पहले लगे वो प्रीफिक्स होता है। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ब्रैकेट में, उसका प्रीफिक्स लगा के उसको सही हमें जो है यूज करना है। मैनी ड्राइवर्स डिसओबे द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रोड। तो यहाँ पे ओबे दिया है, तो हमें उसका प्रीफिक्स लगा के दूसरा शब्द करना है, तो डिसओबे हो जाएगा। यानी कि कई जो ड्राइवर्स हैं वो डिसओबे करते हैं, वो नहीं मानते हैं स्पीड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रोड, सड़क पे जो स्पीड का एक जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसे नहीं मानते। आई हैड टू री रीड द डायरेक्शंस। अब रीड दिया है तो उसका री हमने और लगाया, तो री रीड यानी कि फिर से पढ़ना। आई हैड टू री रीड द डायरेक्शंस, मुझे फिर से डायरेक्शंस पढ़ने पड़े, बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड देम इन माई फर्स्ट रीडिंग।
बिकॉज क्योंकि मैं उसे पहली बार में नहीं समझ सका। द गार्डन हैजंट बीन मोन सो वीड्स हैव रीग्रोन। ग्रो है, ग्रो का हमने री लगा दिया, सो री ग्रोन। तो गार्डन हैजंट बीन मोन सो वीड्स हैव, क्योंकि गार्डन की सफाई अच्छे से नहीं हुई, उसमें जो है जैसे कि बीच बीच में कटाई करनी पड़ती है, वो नहीं हुआ, इसलिए वीड्स जो है यानी कि जो नहीं उगने चाहिए वैसे जो पौधे होते हैं जो उगाते हैं, वीड्स उगाए थे। आई replaced द बॉल शी हैड लॉस्ट। प्लेस्ड तो replaced, यानी कि जो बॉल उसने खोई थी उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह दूसरी बॉल ले आया। These slippers are made of recycled plastic, यानी कि ये जो स्लीपर्स हैं, ये चप्पल जो है रिसाइकिल तो आपको पता होगा जिसका बार बार यूज करते हैं, तो ऐसे रिसाइकिल प्लास्टिक से ये चप्पलें बनी। तो बच्चों आज इस तरह से हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा है और कितनी चीजों के बारे में हमें और जानकारी मिली है, बाढ़ वगैरह में और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सब भी हमने पढ़ा है। तो इसी नोट पे और आप इसको और अच्छे से पढ़िए, समझिए। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे।